बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान से तमगर इज़ा कलम फरवा खालिद। किस्त नंबर 17। आप ये क्यों पूछ रही हैं? परीसे ने कपकपाती उंगलियों को मरोड़ते सरासरी से सवाल किया था। नहीं, वो सर के रूम में जाने की हम में से किसी को इजाज़त नहीं है। आपने देखा होगा उनका रूम अलग एरिया में है, सबसे अलग थलग है। रात के वक्त कोई वहाँ नहीं जाता। सर को लग रहा है कि कल रात कोई उनके रूम में उनके पास आया, मगर इन्हें याद नहीं वो कौन थी। अगर इन्हें याद आ गया तो खैर नहीं उस लड़की की। इकरा ने आज पहली बार इसे इतनी तफसील से बात की थी। उसकी बात सुनकर परीसे का रंग जर्द पड़ चुका था। वो काफ़ी हैरत की बात है, यहाँ का ब्लैक पिट्स भी किसी से धोखा खा गया। वैसे तो वो बहुत बड़ा बना फिरता है। ऐसी भी क्या नींद थी इसकी कि कोई उसके रूम में आकर चला गया और इसे पता भी नहीं चला कि वो कौन था। प्रीसे इकरा के मुंह से असल बात उगलवाना चाहती थी। रात को शावेज जिस कैफियत के ज़ेर असर था, इसके बारे में पूछना चाहती थी। रात को क्या हुआ इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, इतना जानती हूँ कि शाह सर जैसा मजबूत और बाकिरदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उन्होंने मुझे और मेरे भाई को इस वक्त सहारा दिया था जब हमारे अपने भी हमें धुतकार चुके थे। शाह सर को ना तो कभी कोई हरा सकता है ना तोड़ सकता है। वो हमेशा ऐसे ही कायम और दायम रहेंगे। जैसे आसमान पर सूरज तन तनहा चमकता है, वैसे भी वो हम सब के लिए ज़मीन का सूरज है, जो हम सब को अपनी रोशनी मुहैया करके हमारी ज़िंदगियों में उजाला बख्श रहे हैं। इकरा के लहजे में शावेज़ के लिए अकीदत, मोहब्बत और अनजाने क्या कुछ था। परीसे ने नोट किया था कि शावेज़ के लोग जब भी इसका जिक्र करते थे, उन सब की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। क्या मतलब? ऐसा क्या किया है शाह सिकंदर ने तुम लोगों के लिए दूसरों का मार कर इनसे उनकी ज़िंदगियां छीनने वाला? भला किसी की ज़िंदगी में रोशनियां कैसे भर सकता है? परीसे को इकरा की बातें बहुत अजीब लगी थी। वो रात से शावेज़ की हालत देखकर पहले ही कशमकश का शिकार थी। अब इसकी उलझनें मज़ीद बढ़ गई थीं। आप और इसकी आपकी दुनिया के लोग कभी नहीं समझ सकोगे ब्लैक बीट्स आखिर है क्या। और मुझे आज किसी ज़रूरी काम से जाना है। आप ये खाना खा लेना। शाह सर को ऐसे नखरों से सख्त चिढ़ है। ऐसा ना हो कोई बड़ी पनिशमेंट मिल जाए आपको। वैसे आप जितनी नाजुक सी हैं, मुझे तो अब यही लगता है कि शाह सर भी आपको कोई पनिशमेंट देने से डरते हैं। इकरा आखिर में इसका मजाक बनाती रूम से निकल गई थी, जबकि जाते जाते प्रीसे को एक नई आइडिया भी दे गई थी। थैंक यू इकरा, अब तो मैं तुम्हारे शाह सर को इतना सताऊंगी कि खुद ही मुझे वापस मेरे घर छोड़ आएंगे। पर इसे सामने रखी खाने की ट्रे को साइड पर करती बाहर की जानिब बढ़ गई थी। एक रूम में बंद रखने से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से अब इसे आज़ादी से घूमने फिरने की इजाज़त थी। बात सुनो, वो ब्लैक पीट्स किधर है? मुझे बात करनी है उससे। प्रीसे सामने गन उठाए खड़े गार्ड के पास आते हुए बोली थी। वहाँ सबके चेहरे इतने पथरीले और एहसासात से आरी होते थे कि प्रीसे को इन सब से बात पूछते हुए भी खौफ आता था। अभी बाहर गए हैं किसी काम से, रात तक वापस आएंगे। गार्ड इसे जवाब देते आगे बढ़ गया था। अब रात को पता नहीं किस टाइम वापस आते हैं। रात तक कैसे भूखी रहूंगी? प्रीसे बुरा सा मुंह बनाती हुई लॉन में पड़ी संगी बेंच पर बैठ गई। इकरा ने कल ही इसे उसकी पसंद का क्रीम कलर का नहायत खूबसूरत ड्रेस ला कर दिया था, जिसके ऊपर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई थी। शावर लेने के बाद इसने बालों को खुश्क होने के लिए कमर पर खुला छोड़ रखा था। स्याह फूलों के बीचों बीच बैठी वो ऐसे दिख रही थी जैसे इस वक्त ब्लैक हाउस में कोई परी परस्तान का रास्ता भूल कर आ निकली हो। अपने गुलाबी होंठों को दांतों से कुचलती वो सामने स्याह गुलाबों के बीच घर से घिरे नजर आते शावेज के कमरे को घूर रही थी। आखिर इस इंसान का सच है क्या? अगर ये इतना बुरा होता तो मुझे पूरी दुनिया के सामने अगवा करके लाने के बाद ऐसे शाहाना तरीके से बिल्कुल भी ना रखता। मगर जो इंसान दूसरों को इतनी बेदर्दी से मारता है, वो भला एक अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? कहीं ये लोग मेरे साथ ही अच्छा बर्ताव करने के लिए सिर्फ नाटक कर रहे हैं ताकि मैं सफियान और बड़े पापा के खिलाफ काम करके इनकी मदद कर सकूं? हाँ, ऐसा ही होगा। वो इकरा भी तो इसी की साथी है। जानबूझकर इसी के कहने पर हर वक्त मेरे सामने इसकी तारीफ कर रही थी। नहीं, मुझे इन लोगों के जाल में नहीं फंसना। दूसरों की जिंदगियां छीन कर इनके घर उजाड़ने वाले, बैंक पर डाका डालकर लोगों की हक हलाल की कमाई लूटने वाले और यूं मुझ जैसी लड़कियों को अगवा करके बदनाम करने वाले अच्छे इंसान नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अब यहाँ से सिर्फ निकलना नहीं है, बल्कि कोई ऐसे सबूत इकट्ठे करके ले जाने हुए जिनसे इन लोगों को पकड़वा सकूं। परी से दिल ही दिल में खुद से अहद करती अपनी जगह से खड़ी हुई थी। शावेज के रूम के आसपास इस वक्त भी कोई मौजूद नहीं था। वो वहां जाकर आराम से इसके खिलाफ कोई भी सबूत ढूंढ सकती थी। इसने तो वैसे भी रात को लौटना था।
परीसे ने वहाँ फूलों के करीब जाकर खुशबू सूंघते किन अखियों से इर्द गिर्द देखा। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वो एक सेकंड की भी देर किए बगैर अंदर घुस गई थी। इसकी निगाहें सबसे पहले बेड की जानिब गई थी, जिनकी स्याह बेडशीट और स्याह कंफर्टेबल नफासत से समेट कर रखा गया था। हर शय अपनी जगह पर तरतीब से रखी गई थी। इस रूम में गुजरा रात का मंजर याद करते परीसे का दिल अनजाने क्यों किस एहसास के साथ जोर से धड़क उठा था। वो रात को कुछ लम्हे के लिए ही सही मगर इस वैशी की बाहों में थी, और पहली बार इसके शख्स ऐसे शख्स के लम्स में सख्ती नहीं थी, हद दर्जे नरमी थी, जो रात से परीसे का दिल बेचैन किए दे रही थी। मगर वो इस बेचैनी की वजह ठीक से समझ नहीं पा रही थी। दबे कदमों चलती वो अभी बेड के करीब पहुंची ही थी, जब ज़ोरदार धमाके के साथ किसी ने रूम का दरवाज़ा बंद किया था। परीसे ने इस उफदात पर लरसते वजूद के साथ पलट कर इस जानिब देखा था, जहाँ बंद दरवाजे के आगे खड़े शावेज सिकंदर ने देखा। परीसे को अपना दिल बंद होते हुए महसूस हुआ था। हमदान महरवस को लेकर पुलिस स्टेशन नहीं गया था। वो पिछली बार की तरह इसके गैंग का कोई हंगामा नहीं चाहता था। इसने महरवस को नहायत ही खुफिया जगह पर रखा था। वो महरवस को वहां बांध कर अभी इसे उसके असली हुलिये में लाने ही वाला था, जब घर से आने वाली कॉल ने उसके पैरों तले से ज़मीन खिसका दी थी। मरियम छत से गिर गई थी, जिसकी वजह से इसकी हालत काफ़ी सीरियस थी। हमदान अपने मुकाबल एतबार पुलिस एहलकारों को महरवस की निगरानी करने का कहते हुए वहाँ से निकल आया था। इसने रास्ते में हिबा को भी महरवस के पास पहुँचने की इत्तला कर दी थी। इसके लिए इस वक्त सबसे अहम मरियम के पास पहुँचना था। मगर जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचा, मरियम के सर पर छोटी सी पट्टी बंदी देखकर, इसे सही सलामत बैठकर सूप पीते देखकर हमदान का पारा 7वें आसमान तक पहुँच गया था। तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मरियम, जो हमदान को इतनी परेशानी की हालत में वहां आता देखकर फूले नहीं समा रही थी, इसकी कराहत लहजे में धारने पर इसके हाथ से सूप का प्याला छूटते छूटते बचा था। हाँ, वो मामूली सी चोट आई थी, मगर मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, इस वजह से मैं मरियम मजीद बोल नहीं पाई थी, क्योंकि हमदान इसकी फजूल तरीन बात बीच में ही काट चुका था। वट रबिश, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। मैं वहाँ अपनी ड्यूटी छोड़ कर आया हूँ, तुम्हें सिर्फ तुम्हारी इन फजूलियात के पीछे, तुम्हारी इस बेवकूफ़ी का मैं तुम्हें वापस आकर अच्छे से जवाब देता हूँ। हमदान सब घर वालों के सामने इसकी अकल ठिकाने लगाता वहाँ से निकल गया था। फ़रा की मुस्कुराती सूरत देखकर मरियम का रंग बेइज्जती के मारे लाल हुआ था। तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई तुमसे मोहब्बत करता है और तुम्हारे एक बार कहने से तुम्हारी चारपाई के साथ लग कर बैठ जाएगा? भूल है तुम्हारी कि ये चालबाजियाँ हमदान के आगे चल पाएंगी। इसके लिए तुम मोहब्बत नहीं, एक जिम्मेदारी हो, जिसे वो अपने गले में तोक की तरह सिर्फ बांधने पर मजबूर है। फ़रा मरियम और इसके घर वालों पर एक इस्तसाइया निगाह डालती वहाँ से निकल आई थी। आज हमदान का मरियम के साथ बर्ताव देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी। सर, एक बहुत बुरी खबर है। हमदान ने गाड़ी में बैठकर इंस्पेक्टर को कॉल मिलाई थी, जिन्हें वो वहाँ महरवस के पास छोड़ कर आया था। सर, जिस लड़की जगह पर इस लड़की को हमने बेहोश करके बांध रखा था, वहाँ आग लग गई है। कोई शय नहीं बची, सब कुछ जलकर राख हो गया, और वो लड़की भी। महरवस की इंस्पेक्टर की बात सुनकर हमदान ने गाड़ी को ज़ोरदार ब्रेक लगाई थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? वहाँ आग कैसे लग सकती है? ये इन ब्लैक स्टार्स का ही किया धड़ा है। इस लड़की को वहाँ से निकाल कर उन्होंने ये सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए किया है। हमदान किसी तौर इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। सर, मैं अपनी पूरी टीम के साथ फुल टाइम यहाँ मौजूद रहा हूँ। आग लगने से 5 मिनट पहले मैं इस रूम से बाहर आया था। तब तक ना तो कोई वहाँ आया था, ना ही इस लड़की को होश आया था। 5 मिनट के अंदर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ऐसी आग भड़की कि हम इस लड़की को बचा नहीं पाए। अभी रेस्क्यू टीम को वहाँ से एक लड़की की जली हुई लाश मिली है, जिसके चेहरे की शिनाख्त नहीं रही। इंस्पेक्टर की बात सुनकर हमदान का दिल चाहा ये गाड़ी कहीं दे मारे या फिर जाकर मरियम का गला दबा दे, जिसकी वजह से वो ब्लैक स्टार्स के नहायत करीब पहुंचकर वापस इसी मकाम पर आन खड़ा हुआ था। वो फ़ौरन वहां पहुंचा, मगर इंस्पेक्टर ने उसे जो भी बताया था वो बिल्कुल सच था। वो आग किसी की साजिश नहीं थी, बल्कि हादसाती तौर पर लगी थी। लगता है कुदरत भी इन ब्लैक स्टार्स के साथ है। हर बार इन्हीं की जीत कैसे हो जाती है? हिबा हमदान के पास आन खड़ी होती थके थके लहजे में बोली थी, जीत इन नहीं, आज हमारे साथ साथ उनकी भी हार हुई है। इनकी तीसरी गैंग लीडर मर चुकी है। हमदान की निगाहों के सामने महरवस का मासूमियत भरा चेहरा जगमगाता, इसके अंदर कहीं एक छोटी सी फांस चुभ गया था।
وہ لڑکی زندہ جلی تھی، کتنی بری گناہگار سہی، مگر ہمدان کسی پر بھی اس کا جرم ثابت ہوئے بغیر اسے اتنی بری سزا نہیں دیتا تھا جو اس لڑکی کو مل چکی تھی۔ اگر ایسا واقعی ہے تو وہ لوگ اب ملک میں مزید تباہی مچائیں گے۔ اگر ان سب کی خبر اوپر تک پہنچ گئی تو ہم دونوں کی الگ الگ انکوائری بیٹھ جانی ہے۔ ہبا خود بھی عجیب سے احساسات کا شکار ہو رہی تھی۔ ہمدان اسے تسلی دیتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ ہبا بہت خراب موڈ کے ساتھ گھر لوٹی تھی۔ نجمہ بیگم اور صبا کے ساتھ اس کی بات چیت بحال ہو چکی تھی۔ ماما، صبا کہاں ہے؟ کہاں ہو آپ لوگ؟ گھر میں غیر معمولی خاموشی چھائی دیکھ کر ہبا کا دل بے چین ہوا تھا۔ وہ پورا گھر دیکھ آئی تھی مگر نہ کوئی ملازمین کہیں نظر آئے تھے نہ ہی وہ دونوں تھیں۔ کہاں ہے یہ دونوں؟ اس طرح گھر کھلا چھوڑ کر تو ماما کبھی کہیں نہیں گئی تھیں۔ ہبا کا جان حلق میں اٹک چکی تھی۔ وہ ان دونوں کے نمبر ٹرائی کر چکی تھی مگر مسلسل نمبر آف ہی جا رہے تھے۔ ہبا کی تشویش مزید بڑھ چکی تھی۔ اس کا شک سیدھا بلیک سٹارز کی جانب گیا تھا۔ اگر یہ گھٹیا حرکت تمہاری ہے تو چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ ہبا تصور میں حازم سے مخاطب ہوتی نفرت امیز لہجے میں بولی۔ جب اسی لمحے ڈرائنگ روم میں پڑے لائن بج اٹھا تھا۔ ہبا نے 1 سیکنڈ کی بھی دیر کیے بنا جلدی سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ کیسا لگا ہمارا سرپرائز ایس پی صاحبہ؟ دوسری جانب سے انتہائی بھونڈے انداز میں سوال کیا گیا تھا۔ کون ہو تم اور کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہبا اپنے غصے پر قابو رکھتی بمشکل بول پائی تھی۔ بکواس نہیں، بتا رہے ہیں کہ تمہاری ماں اور بہن اس وقت ہماری مہمان ہیں۔ بہت پیار سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے انہیں۔ دوسری جانب سے جو الفاظ ادا کیے گئے تھے ہبا کو لگا تھا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں جھکڑ کر مسل دیا ہو۔ اس ماں اور صبا ہی تو اس کی زندگی تھے۔ ان دونوں کے بغیر بھلا کون تھا اس کا؟ کون ہو تم لوگ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا عبرت ناک انجام ہونے والا ہے تو اب تم لوگوں کا۔ ہبا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کر ان لوگوں کو گولیوں سے بھون دے۔ شمشیر خان کو کیسے بھول سکتی ہو ایس پی؟ وہ دونوں اس وقت شمشیر خان کے قبضے میں ہیں۔ اگر ان کو صحیح سلامت اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہو تو جا کر اس لڑکی کے کیس سے شمشیر خان کو باعزت بری کروا دو، ورنہ چند دنوں کے اندر اندر ان دونوں کی لاشیں تمہارے گھر پہنچا دی جائیں گی۔ اور اپنے جن آفیسرز پر بھروسہ کر کے تم نے اپنے گھر کی سیکیورٹی کروا رکھی تھی وہ ہمارا نمک کھاتے ہیں تو وفاداری بھی ہمارے ساتھ ہی کریں گے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو تمہارے محکمے کا کون کون سا بندہ ہمارے ساتھ ملا ہوا۔ اگر تم نے اپنے کمشنر کو اس سب میں شامل کر کے کوئی مدد لینی چاہی تو یہ خبر ہم تک پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ اس کے بعد تم کبھی بھی اپنی ماں اور بہن کو زندہ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اپنی بات ختم کرتے دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ ہبا سن سی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ نہیں نہیں، ان دونوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، مگر میں اس بیچاری لڑکی کا کیس واپس لے کر اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ تو میری امید پر ہی جی رہی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ لڑکی خود کو ختم کر دے گی۔ میں کیا کروں؟ میرے رب مجھے کوئی راستہ دکھائیں۔ میں کسی کے ساتھ بھی کچھ غلط ہونے نہیں دے سکتی ہوں، لیکن اگر میں نے ان لوگوں کی بات نہ مانی تو وہ ماما اور صبا کو نقصان پہنچائیں گے۔ ہبا ان لوگوں کے بچھائے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا جب اسی لمحے اس کے کانوں میں کسی کے بھاری قدموں کی چاپ گونجی تھی۔ بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے گردن اپنی اس جانب گھمائی تھی جہاں کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم؟ ہبا زہر خند لہجے میں بولتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ فرح آج بہت خوشگوار موڈ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ہمدان کے ہاتھوں مریم کو بے عزت ہوتا دیکھ کر اسے بہت مزہ آیا تھا، مگر گھر میں پہلے سے ہی رونق لگی دیکھ کر وہ خوشگواریت بھرے انداز میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ پھپھو آپ؟ فرح سامنے بیٹھی اپنی پھپھو کو دیکھ کر خوشی سے چلا اٹھی تھی۔ نسرین بیگم کے بازو واں کرتے ہی وہ ان کے سینے میں جا سمائی تھی۔ نسرین بیگم ان کی اکلوتی پھپھو تھیں اور بہت سال پہلے کچھ اختلافات کی وجہ سے ان سب سے لڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سارے تعلقات ختم کرتی اپنے گاؤں میں جا بسی تھیں۔ یہاں ان کا سسرال تھا۔ صدیقی صاحب نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ نہیں مانی تھی۔ وہ اپنے بھائی اور ان کے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی، مگر اس وقت ان کا دل ایسا دکھا تھا، اتنے لمبے عرصے تک کوئی انہیں نہیں منا پایا تھا۔ آج اتنے سالوں بعد انہیں اپنے گھر دیکھ کر فرح کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ پھپھو یہ پیاری سی لڑکی کون سی ہے؟ فرح اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی کیوٹ سی لڑکی کو دیکھ کر پوچھنے لگی تھی۔ یہ پیاری سی لڑکی اجالا ہے، نسرین کی سب سے چھوٹی بیٹی اور تمہاری لاڈلی، بھول گئی کیا؟ سمیہ بیگم بھی اپنی لاڈلی بہن جیسی نند کو اتنے ٹائم بعد دیکھ کر بے پناہ خوش تھیں۔ ارے اجالا کتنی بڑی اور مزید خوبصورت ہو گئی ہے، فرح اجالا سے گلے ملتی ہوئی خوشی سے چہکی تھی۔ جاری ہے